वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एनपीएस महाकुंभ और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। और ये आखिरी पड़ाव है हमारे इस पूरे महाकुंभ का, जहां पर अगर आप भी इसका फायदा उठाना चाहते हैं तो अब से लेकर 2 बजे तक हम केवल और केवल आपके सवालों के जवाब देने वाले हैं। हमारे साथ एक एक्सपर्ट पैनल भी जुड़ गया है जो एक एक करके आपके सभी सवालों का जवाब देगा। एक व्हाट्सएप नंबर है जो हम फ्लैश कर रहे हैं, उस व्हाट्सएप नंबर पर अपने सवाल भेज दीजिए। एनपीएस में निवेश शुरू करने से लेकर पेंशन प्लान खरीदने तक की बारीकियां आपको हम बताएंगे अब से लेकर 2 बजे तक। मेरे साथ खास मेहमान अनिल गिलानी, सीएफए हेड पैसिव इन्वेस्टमेंट एंड प्रोडक्ट डीएसपी म्यूचुअल फंड जुड़ गए हैं। पंकज मटवाल जो कि एमडी हैं अपना मनी मैनेजर्स के। मेरे साथ प्रांजल कामरा, फाउंडर सीईओ Finlogy.in और सुमित कुमार सीजीएम पीएफआरडीए जुड़ गए हैं। आप सभी का स्वागत है इस खास पेशकश में। और आप लोगों को सीधे आज बात करनी है हमारे दर्शकों से, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक दर्शक हैं जो कि निवेश करते हैं ऑलरेडी एनपीएस में और अपना अनुभव जो है वो बताना चाहते हैं। और इनका नाम है गौरव पाघारे। सो गौरव से बात करते हैं और एनपीएस में निवेश करने को लेकर उनका अनुभव कैसा रहा है, कितना इकट्ठा कर पाए हैं, वो सुनने के बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। हेलो, माय नेम इज गौरव। मैंने एनपीएस पे इन्वेस्टमेंट करीब 7 साल पहले किया था, कोविड से 1-2 साल पहले। एंड अभी मुझे करीब 20% CAGR पे रिटर्न मिल रहा है। एंड मेरा पर्पस भी बहुत अच्छा हो गया है, सो दिस इज रियली हेल्पफुल। एनपीएस में इन्वेस्टमेंट हर सैलरीड एम्प्लॉय को और छोटे मोटे शॉपकीपर को और बिजनेस वालों को सबको जरूरी है, क्योंकि एनपीएस आपको एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है इन योर लॉन्गर रन। और जब भी आप सोचें कि आप अपना रिटायरमेंट प्लान करना चाह रहे हैं, या फिर व्हेन यू एंटर इनटू एन ओल्ड एज आफ्टर 50 और 60, इट विल गिव यू अ ग्रेट रिटर्न। बहुत धन्यवाद, आपने अपना अनुभव हमारे साथ साझा किया। और मेरे ख्याल से शुरुआत मैंने इनके अनुभव से इसीलिए की है अनिल सर, क्योंकि लोगों को हमेशा कोई निवेशक अपनी कहानी बताए तो ज़्यादा विश्वास होता है, कनेक्ट होता है। गौरव की कहानी से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? बहुत करीबी से आपने एनपीएस प्रोडक्ट को समझा है और इसमें स्ट्रैटेजी के तौर पे कई बार आपने शो पर भी समझाइश दी है दर्शकों को। गौरव की स्ट्रैटेजी से आप कितना इम्प्रेस हैं? मेरे हिसाब से उनका स्ट्रेटेजी बहुत ही बेटर स्ट्रेटेजी है। और जैसे कि उन्होंने कहा कि या तो आप अगर कोई एक छोटे शॉपकीपर है या एक सैलरीड एम्प्लॉय है, या आपका एक तरह से कहें ना यंग एज में लॉन्ग टर्म प्लानिंग, फाइनेंशियल सिक्योरिटी का एक आपका विजन है, तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही सिंपल एंड कंफर्टेबल स्ट्रेटेजी है जिसमें आप एक रेगुलर वे में निवेश करते रहे और आपको एक कंफर्ट मिल रहा है कि जहाँ पे एक वेरी प्रूडेंट और एक स्टेबल और स्ट्रॉन्ग रेगुलेटर का कंट्रोल में ये प्रोडक्ट है, एनपीएस प्रोडक्ट जो है। तो एक कहे ना कि पीस ऑफ माइंड है, कंफर्ट है, मार्केट लिंक रिटर्न है। तो जैसे अपन देखते हैं कि वी आर पार्ट ऑफ द ग्रोथ स्टोरी इंडिया में, तो आपको एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटेजी में निवेश करना स्टार्ट हो रहा है, शुरू करना चाहिए। बिल्कुल। तो गौरव के साथ हमने शुरुआत तो कर ली है, लेकिन दर्शकों के भी सवाल आने शुरू हो चुके हैं, एक एक करके वो भी लेना शुरू करेंगे। हमारे साथ शायद रिया हमारी एक दर्शक हैं जिन्होंने अपना सवाल पूछना है। रिया का सवाल सुनते हैं और उसके बाद इनकी प्लानिंग करेंगे। हेलो, मेरा नाम रिया है और मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करती हूँ। मेरा सवाल ये है कि एनपीएस में इतने ज़्यादा पेंशन फंड्स हैं, तो उन्हें मैं सिलेक्ट कैसे करूँ? क्या पेंशन फंड्स मैनेजर की इक्विटी, डेब्ट और बाकी स्कीम्स का रिटर्न अलग होता है? चलिए रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला, ये सवाल हमें भेजा। और सुमित, मैं आपके पास आऊँगी। पेंशन फंड मैनेजर का चुनाव कैसे करें और उसके साथ साथ रिटर्न की उम्मीद कितनी होनी चाहिए? एएमसी में इक्विटी, डेट और बाकी स्कीम्स पे कितना रिटर्न मिलेगा? बुनियादी सवाल है और मैं यहाँ तारीफ भी करना चाहती हूँ रिया की, क्योंकि उन्होंने इतनी बारीकी से सवाल पूछा है। वरना आमतौर पर लोग निवेश कैसे करें पूछते हैं, लेकिन रिटर्न की उम्मीद कितनी करनी चाहिए, कितने सालों तक रहना चाहिए, ये बारीकियाँ मिस हो जाती है। तो कंग्रेचुलेशंस रिया। बताइए सुमित। इनफैक्ट बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है रिया ने, बिकॉज ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि हाउ टू सेलेक्ट अ फंड मैनेजर। बिल्कुल बिल्कुल। बिकॉज देखिए, करीब 11 फंड मैनेजर अभी हैं एनपीएस सिस्टम में, और हर एक कोई का रिटर्न डिफरेंट हो सकता है, बिकॉज सब एक स्कीम चलाते हैं। इक्विटी की स्कीम अलग है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की स्कीम अलग है, और गवर्नमेंट बॉन्ड्स की स्कीम अलग है। तीनों स्कीम अलग अलग हैं एंड हर एक पेंशन फंड के पास तीनों स्कीम्स हैं। अब उसका चुनाव कैसे करें? तो सबसे अच्छा विकल्प है आप पहले एनपीएस ट्रस्ट
की वेबसाइट पे जब जाते हैं तो यू विल गेट कंबाइंड आस्पेक्ट ऑफ ऑल द फंड्स टुगेदर। सो वहाँ पे आप सबकी रिटर्न एक साथ देख सकते हैं। आप एक साल, ये जो 11 पेंशन फंड्स हैं, इन्होंने कितने, मतलब एक साल में कितना रिटर्न दिया है, 3 साल में कितना दिया है, पिछले 5 साल में कितना दिया है, और सिंस इंसेप्शन कितना दिया है। तो एक तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि वहाँ पे किसी, जैसे मान लिया आप कोई एक पर्टिकुलर फंड चूज़ करना चाहते हैं तो आपको पता लग जाएगा कि कहाँ पे आपको जाना है, कौन सा फंड मैनेजर चूज़ करना है। तो ये एक पहली चीज़ है। फिर उसके बाद फर्दर अगर रिसर्च करना चाहते हैं, जितने पेंशन फंड्स हैं उनकी अपनी वेबसाइट्स भी हैं, तो एक बार आपने चूज़ कर लिया कि ये फंड मैनेजर अच्छा है, तो उसके बाद फर्दर रिसर्च करना चाहते हैं तो वेबसाइट पर जाके बाकी चीज़ें भी देख सकते हैं कि उनका एसेट एलोकेशन कहाँ पे, उन्होंने अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट किया है। तो पोर्टफोलियो का डिस्क्लोजर वेबसाइट पे भी, उनकी अपनी वेबसाइट पे भी मिलता है। हर एक स्कीम का पोर्टफोलियो डिस्क्लोजर है, तो दर्शक जाके और डिटेल में सर्च करना चाहते तो वहाँ पे देख सकता है। तो ये तीनों स्कीम्स जो है ना, वो आपको पहले फंड मैनेजर चूज़ करने के बाद उसका परफॉर्मेंस चेक करना पड़ेगा, कौन सा लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस अच्छा दे रहा है। उसके बाद वंस यू सेलेक्ट पेंशन फंड मैनेजर, आप उसके बाद अपना एक एसेट मिक्स बनाते हैं कि मेरे को इक्विटी में कितना डालना है, मेरे को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में कितना डालना है, कॉर्पोरेट बॉन्ड में कितना डालना है। फिर एक एसेट मिक्स क्रिएट करके फिर आप एक पोर्टफोलियो चुनते हैं। जैसे पहले कोरल ने बताया कि दे आर इज गेटिंग ऑलमोस्ट 20% रिटर्न, विच इज़ फिनोमिनल आज के टाइम में। तो इसलिए मतलब जब आप एक एसेट मिक्स अच्छा अपना खुद चूज़ करते हैं डिपेंडिंग ऑन द एज और रिस्क प्रोफाइल, तो आप एक अच्छी, बेहतर लॉन्ग टर्म में एक अच्छा पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। पंकज जी, इसी में ही अगर स्ट्रैटेजी रिया को देनी हो, क्योंकि शुरुआत ही कर रही हैं, तो टियर 1 में पहले अपना खाता खोलें, उसके बाद पेंशन फंड मैनेजर अपने लिए सिलेक्ट करें, और उसके बाद किस तरह से अपना एलोकेशन रखें, अगर आप वो डिवाइड करके बता सकें। बिल्कुल, देखिए टियर 1 अकाउंट ही है जो पेंशन अकाउंट है, टियर 2 तो बेसिकली एक सेविंग्स अकाउंट है। तो हम बात कर रहे हैं पेंशन की। एक तो जैसा अभी सुमित जी ने कहा कि आप एनपीएस ट्रस्ट की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं कि कैसी परफॉर्मेंस रही है, और जहाँ पे कंसिस्टेंसी हो वहाँ पर आप अपना पैसा रखें, एलोकेट करें। दूसरी बात यहाँ पर है कि मल्टीपल फंड मैनेजर्स की चॉइस है, अप टू 3 फंड मैनेजर्स आप चूज़ कर सकते हैं, और साथ ही हर फाइनेंशियल ईयर में एक बार आपको चॉइस मिलती है, आप चेंज भी कर सकते हैं। तो अगर मैं एग्जांपल दूं, यहाँ पर हमने देखा कि इक्विटी में 1 साल, 3 साल, 5 साल आप देखेंगे यूटीआई पेंशन फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस बेहतरीन रही है। तो मान लीजिए आपने ये चूज़ किया इस वक्त पर, और फ्यूचर में आपको लगा कि नहीं अभी परफॉर्मेंस ख़राब हो गई है, तो जैसा मैंने कहा आप चेंज कर सकते हैं। अब बात आती है एलोकेशन की, कि एलोकेशन कैसे करें। अगर या यंग हैं या ऐसे ही कोई भी सब्सक्राइबर हों जो यंग हैं और शुरुआत कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप एक्टिव चॉइस रख सकते हैं, और एक्टिव चॉइस में 75% एलोकेशन मेरे हिसाब से आपको इक्विटी में रखना चाहिए। इक्विटी में उतार चढ़ाव की संभावना रहती है, हम जानते हैं, पर हम बात करें रिटायरमेंट की, तो जहां पर आपके पास 25-30 साल का समय है, उतने लंबे समय में जो ये रिस्क होता है उतार चढ़ाव का, ये ऑलमोस्ट निल हो जाता है। तो शुरुआत में 75% कीजिए, और जब 50 ईयर्स की एज हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली उसके बाद आपका जो एलोकेशन है वो कम होना शुरू हो जाता है। और ऐसे निवेशक, ऐसे दर्शक जिन्हें ज़्यादा नॉलेज नहीं है, उनके पास ऑटो चॉइस है। ऑटो चॉइस में भी हालांकि आपके पास LC25, LC50, LC75, यानी कि आपको इक्विटी में 75% रखना है या 50% रखना है या 25%, ही चॉइस है। पर मैं तो कहूँगा कि अगर आप जल्दी शुरुआत कर रहे हैं 25-30 साल में, तो LC75 लीजिए। 35 साल की एज तक 75% एलोकेशन रहेगा, और 36 साल की उम्र से ये एलोकेशन कम होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे आपका रिस्क एपेटाइट हो, जितना आपके पास समय हो निवेश के लिए, उस हिसाब से, बट पोर्टफोलियो में इक्विटी ज़्यादा रहेगी तो लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स बेहतर मिलने की उम्मीद रहेगी। बिल्कुल। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, और अगला सवाल एक और महिला दर्शक हैं जो पूछना चाहती हैं। अच्छा है जितने सवाल आ रहे हैं महिलाओं के। इंद्रानी झा है जिनका सवाल आया है वीडियो के जरिए, एक बार देख लेते हैं। मेरा नाम इंद्रानी झा है, मैं एक प्राइवेट स्कूल टीचर हूँ। मेरा उम्र 45 है। क्या मैं अभी भी एनपीएस में इन्वेस्ट कर सकती हूँ, और अगर कर सकती हूँ तो कितने साल तक, और मुझे इसका बेनिफिट कब से मिलना शुरू होगा? चलिए, बहुत अच्छा सवाल इंद्रानी, बहुत बहुत धन्यवाद अपना सवाल भेजने के लिए। अनिल जी, यहाँ पर 10 साल बचे हैं रिटायरमेंट के लिए, तो क्या ये समय सही होगा एनपीएस में निवेश करने के लिए? देखिए, जैसे कि पिछले वाले दर्शक के अपने बोला, जितना जल्दी आप स्टार्ट करो उतना बेहतर है, बट ये बहुत ही परफेक्ट टाइम है। तो मेरे हिसाब से अपन जो एग्जिस्टिंग एनपीएस सब्सक्राइबर देखें तो बहुत हाई नंबर है जो ये एज प्रोफाइल के है ही जो एनपीएस पे जुड़े हुए हैं। तो मैं तो मैडम आपसे बहुत ही सीधा वे में बता दूं, इमीडिएटली आप स्टार्ट कर दीजिए एनपीएस अकाउंट खोल के। और जैसे कि आपने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि कविता जी कि अभी उनको कितने समय तक कर सकते हैं, तो
अभी कैसा है ना कि एनपीएस बहुत इवॉल्व हो रहा है एज पर द नीड्स ऑफ द सब इन्वेस्टर। तो एनपीएस में अभी आप 70 इयर्स तक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसके बाद भी आप 75 इयर्स तक उसमें इन्वेस्टेड रह सकते हैं। ओके। तो जैसे आई थिंक मैम की आई थिंक एज उन्होंने 45 कैसे कुछ बोले, तो बहुत ही कंफर्टेबल समय है अभी, लॉन्ग टर्म ही कह सकते हैं अभी फ्रॉम 45 टिल 75। तो डेफिनेटली मैम यू शुड, आपको जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर देना चाहिए। आपको 70 इयर्स तक कंट्रीब्यूशन का बेनिफिट मिलेगा। शायद जैसे आपने कहा कि आई थिंक उन्होंने कहा कि कोई स्कूल में वो जॉब कर रहे हैं, हाँ। तो मैडम मेरा एक पॉइंट है कि अगर वो स्कूल या जो आपके एम्प्लॉयर है उसके हिसाब से रिटायरमेंट एज शायद जल्दी भी हो, बट इवन आफ्टर दैट आप आपके पर्सनल एलोकेशन में से एनपीएस में इन्वेस्ट करना कंटिन्यू रख सकते हैं और आप उसका इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट ले सकते हैं टिल द एज ऑफ 70 इयर्स। बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से ये सोच के कि अभी मैं लेट हो गई, ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप परफेक्ट टाइम पे है। बिल्कुल, लेकिन थोड़ी सी प्लानिंग इनको यहाँ पर करनी होगी कि कितना पेंशन के तौर पे उनको चाहिए होगा। वो एक कैलकुलेशन जो शायद आप एक आर्थिक सलाहकार के साथ बैठकर कर सकते हैं। लेकिन सुमित, एनपीएस से विड्रॉल कब तक शुरू होगा, ये भी इन्होंने सवाल में पूछा है। सो अब जैसे कि इन्होंने बताया कि एनपीएस में विड्रॉ वैसे तो 60 इयर्स पे किया जा सकता है, लेकिन अगर आप चाहें तो उसको डेफर कर सकते हैं, मतलब आप उसको 75 इयर्स तक डेफर कर सकते हैं। यानी आप इनिशियली आपको लगता है कि मुझे पैसे की जरूरत नहीं है 60 पे, तो आप उसको डेफर करके 70 पे या 65 पे जब भी आप चाहें, जब तक आपके उस एपिटाइट मतलब आपको जरूरत नहीं है, कंटिन्यू डेफरिंग। और आपका जितना भी निवेश है वो पूरा का पूरा जो अभी करंट इन्वेस्टमेंट रिटर्न आ रहा है वही आप उसमें कैरी फॉरवर्ड करते हैं, आपका कॉर्पस बढ़ता रहेगा और आप उसमें फर्दर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो अप टू 70 इयर्स यू कैन कंटिन्यू इन्वेस्टिंग इनटू एनपीएस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल आया है वीडियो के जरिए हमारे दर्शक शिवम का। इनका सवाल सुन लेते हैं। हाय मैम, मेरा नाम शिवम पांडे है और मेरी नई जॉब लगी है। मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे एनपीएस में इन्वेस्ट करने की सलाह दी है। तो मैम मेरा सवाल ये था कि मैं कैसे शुरुआत करूं, और मैम मैंने कोई फ्यूचर प्लान भी नहीं कर रखा है, तो मैम प्लीज़ बताएं मैं कैसे शुरू करूं। बाद अपना सवाल भेजने के लिए अच्छा लगता है जब इस तरह के युवा दर्शक अपने सवाल हम तक पहुंचाते हैं। पंकज जी, आपके पास आऊंगी। तो एनपीएस का विकल्प इनको मिला है, ये कह रहे हैं एम्प्लॉय की तरफ से, कैसे इसका डबल फायदा उठाया जाए, अब ये बताइए। देखिए, अगर ये कह रहे हैं एम्प्लॉयर की तरफ से, इसका मतलब कॉर्पोरेट स्कीम में ऐसा हो सकता है कि एम्प्लॉयर आपकी सैलरी में से एक परसेंटेज डिडक्ट करेगा, यानी कि 14% वो डिडक्ट करेंगे और आपके पास चॉइस है कि 10% आप भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो डबल बेनिफिट तो ये है कि आप भी कंट्रीब्यूट कीजिए और जो एम्प्लॉयर डिडक्ट कर रहा है आपकी सैलरी में से वो भी आपका जमा होगा, और इस पर टैक्स बेनिफिट भी है। और जो एम्प्लॉयर का डिडक्शन है उसमें 80CCD2 के तहत, चाहे वो ओल्ड रिजीम हो टैक्स की या न्यू टैक्स रिजीम हो, दोनों में आपको बेनिफिट मिलता है। जबकि हमने देखा है कि न्यू टैक्स रिजीम में डिडक्शंस कम हो गए हैं, लेकिन फिर भी अगर आप बात कीजिए एम्प्लॉयर की तरफ से डिडक्शन है उस पर टैक्स का बेनिफिट मिलता है। तो डेफिनेटली आपको ये ऑप्ट करना चाहिए। आप अपनी तरफ से और ऐड कर सके, कंट्रीब्यूट कर सके, ये और भी बेहतर है। उसके अलावा ये तो रही एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की बात। आप वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन भी, अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में अपना आईटीआर फाइल करते हैं तो मेरे हिसाब से 50,000 रुपया साल का आपको और करना चाहिए, जिस पर आपको एडिशनल टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। तो पैसा भी बढ़ेगा, टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा और रिटायरमेंट के लिए अच्छी पूंजी जमा हो पाएगी। अच्छा पंकज जी, इन्होंने ये भी पूछा है कि कितनी राशि से निवेश शुरू कर सकते हैं और कहाँ निवेश कर सकते हैं? कितनी राशि से, देखिए अगर आप वॉलेंट्री कर रहे हैं तो आप 1000 रुपीज से भी शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन बात यह है कि कितना पैसा इकट्ठा करना है, तो उस हिसाब से आपको रणनीति बनानी होगी और समय के साथ बढ़ाना भी होगा अपने इन्वेस्टमेंट को। दूसरी बात यह है कि अगर आप एम्प्लॉयर वाली बात कर रहे हैं तो वहां पर तो क्योंकि वो सभी एम्प्लॉयज के लिए एक स्कीम होगी, तो पहले 10% होता था, अभी 14% इस फाइनेंशियल ईयर में तय किया गया है। तो आपके वेतन में से 14% डिडक्ट होगा, वो इन्वेस्ट होगा। तो ये चॉइस आपके एम्प्लॉयर के पास है और आपकी इनकम पर डिपेंड करता है, लेकिन वॉलंटरी करना चाहें जैसे मैंने कहा कि आप 1000 रुपीज से भी शुरुआत कर सकते हैं। तो सुमित, एक सवाल जो ज़हन में आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग अब क्योंकि एम्प्लॉयर बेनिफिट दे रहे हैं तो उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। मान लीजिए आपने कहीं और जॉब ज्वाइन कर ली, वहाँ पर आपको ये फ़ायदा नहीं मिल रहा है, तो फिर आप क्या करें? फिर आप वॉलंटरी कंट्रीब्यूट
करते रहेंगे? एनपीएस का सबसे बड़ा फायदा है कि इट्स ए पोर्टेबल अकाउंट। तो जब भी आप जॉब चेंज करते हैं तो वो आप मान लें नया एम्प्लॉयर आपको वो नहीं भी दे रहा है, सुविधा नहीं भी दे रहा है, तो आप खुद से अपने पैसे से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। यू कैन स्टिल कंटिन्यू विद दैट अकाउंट एज ए ऑल सिटीजन मॉडल। दैट्स अ डिफरेंट बिकॉज देयर इज अ डिफरेंट मॉडल, वन इज कॉर्पोरेट मॉडल। इफ यू डोंट हैव दैट कॉर्पोरेट मॉडल, आप उसको चेंज करके अपना खुद प्राइवेट सेक्टर में भी आ सकते हैं, और उसके बाद दोबारा कहीं तीसरी जगह जॉब ज्वाइन करते हैं जहाँ पे एनपीएस है, तो आप अगेन आप कॉर्पोरेट सेक्टर में ज्वाइन करते हैं। सो फुल्ली पोर्टेबल अकाउंट। ये ऑनलाइन हो जाते हैं बदलाव? ये ऑनलाइन हो जाते हैं, और कॉर्पोरेट के पास एक्सेसिबिलिटी है, कॉर्पोरेट उसको कर सकता है चेंज। अच्छा, वो चेंज कर सकते हैं। चलिए हमारे जी जी इफ यू डोंट माइंड एक बिल्कुल, ऐड कर देता हूँ, बिल्कुल। क्योंकि ये मुझे भी बहुत बार ये सवाल आता है हाँ। कि अरे मैंने कंपनी चेंज कर ली, अभी नई हाँ। कंपनी में नहीं है। हाँ। तो मैं बोलता हूँ बहुत सिंपल, अगर नहीं है तो एनपीएस इकोसिस्टम के जो भी प्लेयर्स है, किसी को भी आप रीच आउट करो एंड दे विल कम एक्सप्लेन द, मतलब जो बेनिफिट्स है। पेंशन फंड मैनेजर्स की बात कर रहे हैं आप? नहीं कविता जी, पेंशन फंड मैनेजर हो गए या पीओपी हो गए, पॉइंट ऑफ प्रेजेंस हो गए, या तो मैं तो कहूँ कि जो पीएफआरडीए रेगुलेटरी अथॉरिटी, एनपीएस ट्रस्ट मींस उनके तरफ से भी कितने सारे बहुत ही यूजफुल नॉलेज सेशंस और अवेयरनेस प्रोग्राम्स ऑन गोइंग बेसिस पे कंडक्ट होते ही है कॉर्पोरेट सेक्टर वगैरह के लिए। तो आज के डेट में मैं सोचूं, लाइक अगर मैं पीछे देखूं लगभग आज से 15 साल पहले, तो ऐसा कॉमन हो सकता है। हाँ। आज की डेट में अगर है तो ऐसा अरे क्यों है ऐसा, आप बताइए। बिल्कुल, उसको हम बिल्कुल। तो आपके पास जानकारी की कमी नहीं है, आपको बस रीच आउट करना है और उसके तहत जो है आपको सब चीज़ें समझा दी जाएंगी। हमारे साथ प्रांजल कामरा भी अब चर्चा में जुड़ चुके हैं, और प्रांजल, आपके लिए भी दर्शकों के सवाल हमारे पास हैं, लेकिन क्योंकि आप एक युवा आवाज़ को भी रिप्रेजेंट करते हैं, युवाओं को रिटायरमेंट के लिए एनपीएस में क्यों निवेश करना चाहिए? पहला सवाल यही आपसे पूछती हूँ। कविता, ये मैं तो पहले तो मैं चर्चा से बहुत खुश हूं कि एनपीएस पे हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि एनपीएस के साथ खास करके अगर मैं यूथ माइंडसेट को लेके चलूं तो क्या है, ये ग्लैमरस प्रोडक्ट नहीं है, इसमें आप मल्टी बैगर रिटर्न्स नहीं कमा सकते हो। तो कई बार ना युवा बहुत ही फाइनेंस में आउटस्टैंडिंग रिटर्न्स चाहता है, और एनपीएस ऐसे में प्राइमा फेसी बोरिंग लग सकता है, लेकिन फाइनेंस में इन्वेस्टिंग में हमेशा ये कहा जाता है जो बोरिंग है वही बेहतर है, जो इंटरेस्टिंग लगे वो नुकसान कराता है। तो एनपीएस की सबसे अच्छी बात वो है, और ये ना बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करता है जो युवाओं की सबसे बड़ी कमजोरी है। हमारी एज में ना धैर्य की कमी होती है, हमें जल्दी सब कुछ चाहिए। वैसे में अगर हम कोई भी और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं जो कहने को रिटर्न ज्यादा दे रहा है, और हम सोचते हैं मैं एनपीएस में क्यों जाऊं, मैं डायरेक्ट स्टॉक्स में जाता हूं, मैं म्यूचुअल फंड में जाता हूं, मुझे ज्यादा रिटर्न आएंगे और रिटायरमेंट प्लानिंग जल्दी होगी। लेकिन एज ए यंगस्टर हमें ये समझना है कि हमारी कमजोरी है हमारा धैर्य। हमें ये नहीं पता होता कि हम कब तक इन्वेस्ट करके रख सकते हैं, हम लॉक इन झेल सकते हैं या नहीं। तो हमें इन बातों का ध्यान रखना है। एक बहुत अच्छी बात इसके साथ ये है कि एनपीएस में आपने जब पैसा डाल दिया तो आप चाह के भी निकाल नहीं पाओगे, निकाल पाना बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल है, और ये एज ए यंगस्टर आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग में बहुत हेल्प करेगा। एनपीएस की सबसे अच्छी बात यही है कि इसमें से लिक्विडिटी आसान नहीं है, विड्रॉल आसान नहीं है, और इसीलिए ये अच्छा है। ये कौन नहीं है, ये प्लीज इस प्रोग्राम के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को समझना है कि रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए विड्रॉल ऑप्शन जितना डिफिकल्ट हो वो उतना अच्छा रिटायरमेंट प्लानिंग इंस्ट्रूमेंट है। तो प्लीज एनपीएस को कंसिडर करिए रिटायरमेंट प्लानिंग। चलिए, इस बीच हमारे साथ प्रांजल आपके लिए एक दर्शक भी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं जो अपना सवाल पूछना चाहते हैं। एन हमारे साथ फोन लाइन पर है। हाय, आपको मेरी आवाज आ रही है? गुड आफ्टरनून। यस मैम, मेरी आवाज आपको आ रही है। मेरा नाम एन जाट है, मेरे 2 बच्चे हैं जी। एक 13 साल का, एक 11 साल का। उन्हें विदेश में नौकरी करने के लिए आना है, उन्हें एनपीएस का लाभ कैसे मिलेगा? बहुत बढ़िया सवाल है। और प्रांजल बताइएगा, इन्हें बाहर जाना है जॉब करने के लिए, और एनपीएस का फ़ायदा कैसे, अगर ये बाहर चले जाए बाद में एनआरआई सिटीजन को अगर मिल जाए तो उठा पाएंगे एनपीएस का फ़ायदा, उसके निवेश का फ़ायदा? कविता, मुझे आवाज नहीं आ रही, मैं सुन नहीं पा रहा। ये मेरे ख्याल से एनपीएस वात्सल्य पर सवाल पूछ रहे हैं, और एन जो है फिलहाल भारत में है, लेकिन उसके बाद ये बाहर नौकरी के लिए जा रहे हैं, और ऐसे में अगर ये एनपीएस वात्सल्य का खाता खुलवाते हैं अपने बच्चों के नाम पर तो कैसे उसका फायदा इनके बच्चों को मिल पाएगा, ये जानना चाहते हैं। जी बिल्कुल, तो एनपीएस वात्सल्य बहुत ही नई ऑफरिंग है। थैंकफुली ये अवेलेबल है। अगर आप बाहर भी जा रहे हैं, आपका स्टेटस एनआरआई भी है, तो भी जिस तरह एनआरआई एनपीएस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसी तरह कोई बाहर जा रहा है तो वो अपने बच्चों के लिए एनपीएस वात्सल्य में भी निवेश कर सकता है। निवेश का पर्पस
बहुत क्लियर होना जरूरी है। देखिए, हमें यह समझना है कि एनपीएस वात्सल्य के पीछे का मिशन क्या है। उसका मिशन ये है कि बच्चा जब 18 का हो तो जीरो से उसे स्क्रैच से शुरू ना करना पड़े, उसके नाम पे कुछ सेविंग्स है जिसको वो कंटिन्यू कर सके। तो बहुत ही अच्छा ये एक हैबिट फॉर्मिंग प्रोडक्ट है। लेकिन हमें यह समझना है कि आपकी रिटायरमेंट एज अ अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली, आपकी रिटायरमेंट आपकी जिम्मेदारी है। आपके बच्चों की रिटायरमेंट आपके बच्चों की जिम्मेदारी है। आपकी जिम्मेदारी है उन्हें अच्छी शिक्षा देना, उनके लिए थोड़ी बहुत सेविंग्स इकट्ठी करके रखना, ताकि जब वो खुद के इंडिपेंडेंट जीवन में उतरे तो उनके पास एक राशि हो और उनकी पढ़ाई अच्छी हो। तो आपके पास पर्पस क्लियर होना चाहिए कि एनपीएस आप इसलिए शुरू कर रहे हो कि आप अपने बच्चों में डिसिप्लिन लाना चाहते हो सेविंग्स का, और 18 के बाद उन्हें जब दिखेगा, जब उनका एनपीएस अकाउंट उनका मेजर अकाउंट में, खुद के अकाउंट में कन्वर्ट होगा, तो उन्हें स्क्रैच से शुरू नहीं करना है। लेकिन आपकी पहली जिम्मेदारी है उनकी पढ़ाई, आपकी पहली जिम्मेदारी है आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग। उसके बाद बच्चों की रिटायरमेंट प्लानिंग अगर आप एनपीएस वात्सल्य से करना चाहते हैं, और अगर आप एजुकेशन प्लानिंग या मैरिज के लिए एनपीएस वात्सल्य चुनना चाहते हैं, तो मैं कहूंगा दूसरे ऑप्शंस बेटर है। आप पीएफ की तरफ जा सकते हैं, इक्विटी की तरफ जा सकते हैं, उनकी अगर मैरिज या एजुकेशन पर्पस है तो। चलिए, काफ़ी आसान भाषा में आपने समझाया है। सुमित, आपके पास ही मैं आना चाहती हूँ, क्योंकि अभी नया नया प्रोडक्ट है तो लोगों को कहाँ पर जाके एक ऑपरेशनल इश्यूज जो होंगे मेरे ख्याल से, उस पर आप क्या समझा सकते हैं, कैसे खाता खोलना है, इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो क्या टियर 1 टियर 2 सेम होगा, स्कीम्स किस तरह से चुननी चाहिए, कुछ बताइएगा। सो जैसे आई थिंक प्रांजल ने काफ़ी विस्तार से बताया है, बट मैं ये कहूँगा कि अब खाता खोलने की जहाँ तक बात है तो इसमें हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं जो मोस्टली बैंक्स हैं या स्टॉक ब्रोकिंग हाउसेज हैं या फिर कुछ पेंशन फंड्स भी हैं जो एज ए पीओपी या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल काम करते हैं एनपीएस में, तो उनके पास जाकर के अकाउंट खोला जा सकता है। उनकी वेबसाइट्स पे भी वो चीज़ अवेलेबल है, दे कैन गो डायरेक्टली एंड ओपन द अकाउंट देयर ऑल्सो। उसके अलावा अगर आप डायरेक्टली ऑनलाइन अकाउंट खोलना चाहते हैं तो एनपीएस ट्रस्ट की वेबसाइट पे जाके आप एनपीएस वात्सल्य अकाउंट खोल सकते हैं। तो वहाँ भी 3 विकल्प ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं। 3 CRAs हैं हमारे, उन तीनों CRAs में जिसको भी आप चूज़ करना चाहते हैं उसके, और 5 मिनट में उसमें ऑनलाइन में 5 मिनट में ही अकाउंट खुल जाता है। सो इट्स वेरी ईजी नाउ। सो आपको सिर्फ जब अकाउंट खोलते हैं तो आपके बच्चे का यानी डेट ऑफ बर्थ प्रूफ चाहिए आपको, और आपका जो एज ए गार्जियन या पेरेंट आपको KYC अपना करना है, एंड इट्स वेरी इजी टू ओपन दैट अकाउंट। यहाँ पर हम दर्शकों के सवालों के जवाब दे रहे हैं। बहुत सारे दर्शक हैं ऐसे जो लाइव अपने सवाल हम तक पहुँचा रहे हैं व्हाट्सएप के ज़रिए, और कुछ दर्शकों ने वीडियो के ज़रिए भी अपने सवाल हम तक पहुँचाए हैं। आगे बढ़ते हैं और मोना शाह का सवाल उन्होंने वीडियो के ज़रिए भेजा है, सुन लेते हैं। मेरा नाम मोना साहा है, मैं किसका प्राइवेट जॉब लेना कर था? रही हूँ। मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे एनपीएस में इन्वेस्ट करने का ऑप्शन दिया है। मुझे बताएं कि मैं ये कैसे शुरू करूँ। रिटायरमेंट के बारे में कुछ सोचा नहीं है। एनपीएस में कैसे और कहाँ इन्वेस्ट होता है? थैंक यू। चलिए, आपके पास मैं आऊँगी अनिल जी, और अगेन इंटरेस्टिंग सवाल। मेरे ख्याल से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी अभी नौकरी करनी शुरू की है, और एनपीएस को लेके जागरूकता की बात यहाँ पर अच्छी है कि उनको अगर एम्प्लॉयर ऑफर कर रहा है तो उन्हें उसमें निवेश करना है। तो एक बार फिर से पहली नौकरी, और पहली नौकरी में पहला निवेश एनपीएस के जरिए। हाँ, तो मेरे हिसाब से ये एक है ना, तो बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन दिया है एम्प्लॉयर ने मोना जी आपको, कि आप एनपीएस में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। टैक्स प्लानिंग भी हो जाएगा आपका अच्छे से, एक फोर्स्ड वे में एक रिटायरमेंट प्लानिंग भी हो जाएगा, और जैसे कि प्रांजल जी ने कहा अभी कि इन सम वे ये बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि आपको एक लॉन्ग टर्म में आपका एलोकेशन इन्वेस्ट करने अपॉर्चुनिटी रहेगी, विदाउट द अर्ज और विदाउट द मोटिवेशन के उसमें से मैं बीच में निकाल दे रहा हूँ, जबकि आपको फुल फ्लेक्सिबिलिटी है। फॉर सर्टन रीजंस आप प्री मैच्योर विड्रॉल कर सकते हैं, तो डोंट वरी अबाउट दैट। तो सबसे पहले आप, मेरे हिसाब से आपके जो HR टीम होगी, ह्यूमन रिसोर्सेज टीम होगी, उनके पास जाके थोड़ा वो आपको डिटेल्स देंगे, और अकाउंट ओपनिंग में यूजुअली HR टीम विल हेल्प यू आउट एंड टू गेट स्टार्टेड। उसके बाद आप डेफिनेटली एनपीएस ट्रस्ट और PFRDA की वेबसाइट पे जाके आप सब जो पेंशन मैनेजर्स है उनके बारे में डिटेल्स देख सकते हैं, और आप स्टार्ट कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से, बिकॉज जैसे आपने कहा मोना जी कि आपका ये अर्ली पार्ट ऑफ द करियर है, रिसेंटली यू स्टार्टेड वर्किंग, तो कंसिडरिंग के यंग एज प्रोफाइल, पर्सनली स्पीकिंग मेरा सजेशन ये होगा कि आप इक्विटी में ज़्यादा एलोकेशन लेने का ट्राई करिए। ऑफ कोर्स
नॉट नोइंग अदर पार्ट ऑफ योर बैकग्राउंड और आपका फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स, ऑलवेज इट इज़ बेटर कि आपके जो भी ट्रस्टेड फाइनेंशियल एडवाइज़र है या तो आपके ऑफिस के थ्रू आपको कोई गाइडेंस मिल रहा है तो वो आप डेफिनेटली कंसिडर करिए। बट स्ट्रक्चरली बिकॉज आपके पास एक लॉन्गर टाइम होराइजन है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इक्विटी में एलोकेशन लीजिए। और ये जो आपने सेकंड पार्ट कहा कि कहाँ इन्वेस्ट होगा, तो थ्रू द पेंशन फंड मैनेजर्स ये इक्विटी मार्केट्स में या तो कॉर्पोरेट बॉन्ड या तो गवर्नमेंट बॉन्ड या तो ऑल्टरनेटिव्स, ये आपको चॉइस रहती है। मेरे हिसाब से सिंपल रखिए, जो आपका एम्प्लॉयर एचआर टीम सजेस्ट करती है जो लाइफ साइकिल फंड टाइप रहता है, तो आपके एज के हिसाब से करंटली माइट बी ऑलरेडी मैक्सिमम एलोकेशन अप्रॉक्सीमेटली 75% जितना इक्विटी में जाएगा, बाकी का आपका डेट में जाएगा। तो वो एक अच्छा प्रोसेस वाइज और सिस्टमेटिकली आपके सैलरी से मंथली बेस पे इन्वेस्ट होते रहेगा। चलिए, काफ़ी आसान भाषा में आपने समझाया मुन्ना को क्या करना चाहिए। इस बीच हमारे साथ फोन लाइन पे एक दर्शक हैं सुशांत। नमस्कार सुशांत, कहाँ से बोल रहे हो आप? यस मैम, मैं मुंबई से बोल रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन ये था कि मेरी उम्र अभी 30 साल है जी। तो 30 साल के बाद जब मेरी उम्र 60 साल हो जाएगी तो मुझे प्रति महीना 1 लाख रुपए रिटर्न आने चाहिए, मतलब पेंशन आनी चाहिए। तो उसके लिए मुझे एनपीएस में कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा अभी से? बहुत बढ़िया सवाल है और मेरे ख्याल से आज इसी का सोल्यूशन हम दर्शकों को दे भी रहे हैं, लखटकिया पेंशन। बताइए पंकज जी। बिल्कुल, देखिए आपने सवाल पूछा कि 60 इयर्स की एज में आपको 1 लाख की पेंशन मिले। अब एनपीएस में जब आप कंट्रीब्यूट करते हैं, आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा बढ़ता है और एक राशि इकट्ठा होती है। 60 इयर्स की एज में आपके पास ऑप्शन होता है कि 60% तक उसमें से आप लमसम विड्रॉ कर सकते हैं और मिनिमम 40% जो है वो आपका एन्युटी बाई करने के लिए इस्तेमाल होगा। जो एन्युटी होती हैं उसमें भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि किस इंश्योरेंस कंपनी से आपको वो एन्युटी बाई करनी है और उसके अंडर में भी बहुत सारे प्लान्स होते हैं। बट अगर हम बात करें कि ऐसा प्लान जहां पर जो पैसा आप यूज़ कर रहे हैं एन्युटी बाई करने के लिए वो आपके नॉमिनी को वापस भी मिले और ज़िंदगी भर आपको पेंशन मिले, तो अगर इस तरह के प्लान की बात करूं तो आज की डेट में जो रेट्स होते हैं वो करीब साल का 5.5% से 6% के आसपास होता है। तो महीने का यदि मैं आधा % लेके चलूं, इसका मतलब 1 लाख रुपया पाने के लिए 2 करोड़ रुपया मेरा इन्वेस्ट होना चाहिए। तो यदि मैं ऐसा प्लान कर रहा हूं कि टोटल जो पैसा बनेगा उसका सिर्फ 40% ही यूज़ करूंगा तो मेरे पास 5 करोड़ रुपया होना चाहिए। लेकिन आपको एक बात और बताऊंगा कि जो 60% आप विड्रॉ करेंगे उससे भी तो आप पेंशन पाएंगे ना, तो उससे भी आप ऐसा प्लान कीजिए कि कुछ पेंशन आपको ये जो एन्युटी प्लान है उससे मिले और बाकी की जो पेंशन है जो 60% पैसा मिलेगा उसे आप म्यूचुअल फंड जैसे प्रोडक्ट्स में मान लीजिए इन्वेस्ट करें या अलग से एन्युटी प्लान बाय कर लें और वहां से आप रेगुलर इनकम पाते रहें। उसका बेनिफिट ये भी होगा कि जो 60% पैसे से आप अपनी पेंशन की प्लानिंग कर रहे हैं, समय के साथ आप ऐसा प्लान करें कि वो बढ़ती भी रहे, क्योंकि आपने कहा तो सही कि 1 लाख रुपये महीना मिले, पर 60 साल की उम्र में यदि किसी को 1 लाख मिले तो 70 साल में शायद वो कम पड़ेगी, क्योंकि महंगाई बढ़ती है और उस वजह से पैसे की वैल्यू कम हो जाती है। तो यहाँ पर क्योंकि आपके पास ये ऑप्शन है कि 60% आप लमसम में विड्रॉ कर पाएंगे, तो उस पैसे से भी आप पेंशन का बंदोबस्त करें और 40% पैसा जो है उससे आप एन्युटी प्लान के जरिए आप पैसा पाएं। पर क्योंकि आप यंग हैं तो कम से कम 5 करोड़ रुपए की प्लानिंग तो आप करके चले कि इकट्ठा करना है। आप शुरुआत भले ही इस वक्त पर 10,000 रुपये महीना से करें, पर हर साल अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को, कंट्रीब्यूशन को बढ़ाते जाएं, ताकि लंबे समय में बिकॉज ऑफ पावर ऑफ कंपाउंडिंग और जो रिटर्न जिस तरह के मिलते हैं एनपीएस में, मुझे उम्मीद है आप 5 करोड़ नहीं उससे भी बड़ी राशि इकट्ठा कर पाएंगे। चलिए सुशांत, उम्मीद करते हैं कि अब आपको सलाह भी समझ में आ गई हो और बिल्कुल भी आप देरी ना करें इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करने में। एक और दर्शक के पास जाना है मुझे, लेकिन उससे पहले प्रांजल आपके पास आऊंगी। पेंशन के लिए केवल एनपीएस पे आश्रित रहें, निर्भर रहें, या और डाइवर्सिफाई भी कर सकते हैं? जी, इसमें एक सबसे जरूरी चीज, मैं आपके सवाल पे आऊं उससे एक जरूरी चीज, मैंने बहुत चर्चा देखी कि जो लोग जॉब करते हैं जिनको एम्प्लॉयर की तरफ से एनपीएस मिल रहा है, मुझे एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन मुझे बहुत ज्यादा चिंता उन लोगों की रहती है जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, प्रोफेशनल हैं, खुद का कुछ करते हैं। वो लोग इक्विटी, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट, एफडी में करते रह जाते हैं और वो लोग हैं जो सच में किसी मायने में अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं करते हैं। तो एनपीएस उन लोगों के लिए भी एक बहुत जरूरी और शायद इकलौता अच्छा विकल्प है जिसके जरिए वो अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हैं। तो मैं तो कहूंगा
जो सैलरीड है उनसे ज्यादा जरूरी है कि जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, क्योंकि उनको कोई आके मदद नहीं करने वाला, उनकी हेल्प कोई नहीं करने वाला। उनकी, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, प्रोफेशनल हो, आपकी सैलरी भी ज्यादा वॉलेटाइल रहेगी, अर्निंग ज्यादा वॉलेटाइल रहेगी, तो आपको तो ये करना ही करना है। इसके अलावा आपने जो कहा, देखिए, जो आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग का नेसेसरी कंपोनेंट है, जैसे पिछले सवाल में कहा गया कि उनकी उम्मीद है कि उन्हें 60 साल की उम्र में 1 लाख रुपए की पेंशन मिले, तो आपको प्लानिंग इस तरीके से करनी है कि जो आपका नेसेसरी कंपोनेंट है कि 1 लाख तो मुझे चाहिए ही चाहिए, उसकी प्लानिंग, नेसेसरी कंपोनेंट की प्लानिंग, जिससे आपका गुजारा होने वाला है, वो आपको एनपीएस से कर लेना चाहिए। उसका 80% तो कर ही लीजिए, मैं कहूंगा 100% कर लीजिए। उसके बाद जो आप सोचते हो कि 1 लाख तो मिनिमम चाहिए, लेकिन अगर 1.5 लाख मिल जाए ना तो बहुत अच्छा रहेगा, तो जो ऐसा है, जो डिजायरेबल कंपोनेंट है, इसको डिवाइड करिए। नेसेसरी कंपोनेंट एनपीएस से करिए, जो डिजायरेबल कंपोनेंट है 1.5 लाख मिल जाए, वहां पे आप ज्यादा रिस्की कंपोनेंट्स की तरह, रिस्की इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की तरफ जा सकते हैं। ऑफ कोर्स ये बाकी फैक्टर्स में भी डिपेंड करता है, लेकिन एक जनरल थ्योरी है कि उस डिजायरेबल कंपोनेंट के लिए आप डायरेक्ट स्टॉक्स, एग्रेसिव इक्विटी म्यूचुअल फंड्स या दूसरे ऑप्शंस की तरफ जा सकते हैं। नेसेसरी के लिए एनपीएस इज द बेस्ट। आगे बढ़ते हैं और एक और दर्शक का सवाल है। निशा अपना सवाल पूछना चाहती हैं वीडियो के जरिए। हेलो मैम, मेरा नाम निमिषा है और मेरा सवाल ये है कि क्या एनपीएस वात्सल में बच्चों की पढ़ाई के लिए निवेश किया जा सकता है? धन्यवाद निशा, अपना सवाल आपने भेजा और बहुत ही अच्छा सवाल है। एनपीएस वात्सल्य में बिल्कुल बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन पढ़ाई का एक लक्ष्य है और माता पिता के लिए बहुत अहम लक्ष्य होता है ये। बाकी सारे फाइनेंशियल गोल्स वो साइड में रख लेते हैं। जब भी आप पढ़ाई का कोई लक्ष्य निर्धारित कर रहे हो उसमें तो बहुत ज़रूरी है कि आप एजुकेशन, इन्फ्लेशन जैसी चीज़ों को ध्यान में रखें। तो निवेश एक तो किस विकल्प में करना चाहिए, उसके बाद आपको कितना निवेश करना चाहिए, ये सब चीज़ें इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल गोल्स के साथ में आती हैं। सुमित, मुझे बताइए कि पढ़ाई के लक्ष्य के लिए क्या एनपीएस वात्सल्य में हम निवेश कर सकते हैं, जो पूछ रही हैं हमारी दर्शक भी। देखिए, अभी प्रांजल ने भी काफ़ी अच्छा इसका आंसर दिया था कि जब एनपीएस वात्सल्य को जब बात देखते हैं तो ये एक तरह का पेंशन प्रोडक्ट है। तो बेसिकली हम फ्यूचर प्लानिंग ऑफ द एक पेंशन, बच्चे के लिए पेंशन हम देखते हैं। तो लेकिन सबसे ज़रूरी बात है कि क्योंकि उस टाइम पे जब वो बच्चा 18 साल के आसपास होता है तो हो सकता है पेरेंट्स उसको उसमें से कुछ पैसा निकालना भी चाहें, तो इसलिए उसमें एक इनबिल्ट फैसिलिटी एक है जिसमें कि 25% जितना उसने कंट्रीब्यूशन किया है उसका 25% उसमें से विड्रॉ कर सकते हैं और 3 बार उसमें पैसा निकाला जा सकता है। तो वो एक ऑप्शन है जो कि एजुकेशन के लिए वो यूज़ कर सकते हैं। बाकी लॉन्ग टर्म बेसिस पे, बिकॉज ये एक तरह का पेंशन अकाउंट है और जैसे ही बच्चा 18 साल का होता है तो ये एक तरह से एनपीएस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये लॉन्ग टर्म सेविंग के लिए एक प्रोडक्ट बनाया गया है। बट हाँ, इसलिए जो माइनर एग्जिजेंसीज हैं, एजुकेशन है या फिर बाकी कुछ एग्जिजेंसीज हैं, उनके लिए पैसा कुछ निकाला जा सकता है। सो दैट इज़ पार्ट ऑफ इट। विड्रॉल को लेकर क्या है नियम एनपीएस में? आपका कॉर्पस अगर 2.5-3 लाख से ज़्यादा हो जाएगा तो क्या निकालने पर रोक है? एनपीएस में अगर आप एनपीएस की बात कर रहे हैं, एनपीएस वात्सल्य, हाँ, एनपीएस वात्सल्य में एक ये चीज़ है कि जब आप 18 साल के हैं, अगर आपका कॉर्पस 2.5 लाख से कम है तो आप पूरा पैसा विड्रॉ कर सकते हैं उस टाइम पे, क्योंकि आपको भी एक निकलने का विकल्प भी है वहाँ पे। ओके। अदरवाइज अगर आपके पास ज़्यादा है तो आपको एन्युटी चूज़ करनी पड़ेगी, बिकॉज अगर 18 साल पे एन्युटी मिल रही है तो एन्युटी चूज़ करनी पड़ेगी आपको। ओके। तो दैट इज़ करेंटली द विड्रॉल ऑप्शन। ऑलराइट, तो आपके पास पार्शियल विड्रॉल ऐसा कुछ है नहीं? अगर 2.5 लाख से ज़्यादा का है कॉर्पस तब भी आप नहीं पार्शियल विड्रॉल उससे पहले निकाल सकते हैं, 25%। लेकिन जब पढ़ाई लिखाई के लक्ष्य की हम बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो फैक्टर इन करनी चाहिए। ऑब्वियसली एनपीएस वात्सल्य आपके पास एक बहुत बेहतरीन विकल्प तो है ही, लेकिन इसके अलावा क्या क्या फैक्टर्स हैं जो आपको कंसिडर कर लेने चाहिए जब इस तरह का लक्ष्य तय करें? देखिए, मेरे ख्याल से पढ़ाई के लिए बहुत सारे दूसरे ऑप्शंस भी है। हाँ। तो मान लीजिए आपने कोई म्यूचुअल फंड में एसआईपी करके रखा हुआ है जिसमें लॉक इन यूजुअली नहीं होता है, तो इजीली आप पैसा ले सकते हैं। एनपीएस वात्सल्य जो है वो बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है जिसमें जैसे सुमित सर ने बताया कि आपको पढ़ाई के लिए पैसा निकालने का ऑप्शन दिया जा रहा है, बट आपको उस लक्ष्य से इसमें इन्वेस्ट करना ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपको तो इसमें आपके जो अभी यंग बच्चे हैं उनके फ्यूचर में अभी से उनका आप अर्ली आप मोटिवेट कर रहे हैं करने के लिए, उनको आप एक तरह से एक सीख दे रहे हैं यंग एज से कि तुमको तुम्हारे लॉन्ग टर्म का भी सोचना है और अभी से मैं तुम्हारे को हेल्प कर रहा हूँ ताकि 18 के बाद तुम तुम्हारा रास्ता पकड़ लेना है। इट्स लाइक अ कोचिंग आई एम गिविंग यू, नेट प्रैक्टिस हो रही है, बाद में आप अपना कर लेना। जो एज अ पेरेंट
आपको बच्चे के पढ़ाई लिखाई के लिए, बिकॉज वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बन रहा है आजकल, और बहुत जन को ऐसा लगता है कि मैं बेस्ट स्पेंड करूँगा मेरे चिल्ड्रन के पढ़ाई के लिए, तो उसके लिए मेरा सजेशन यही रहेगा कि अप्रॉक्सीमेटली 25% आपको एनपीएस वात्सल्य से भी बहुत अर्जेंसी पड़ी और कम पड़ा इसमें तो आप निकाल लीजिए, अदरवाइज आप उसका एक अलग एलोकेशन करते रहिए जिसमें एक म्यूचुअल फंड का एक एसआईपी चला गया या वो टाइप का कुछ आप। बाकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी बहुत सारी ऐसी स्कीम्स है जिनका फायदा उठाया जा सकता है, तो डेफिनेटली वो आप सोच सकते हैं सर। तो एनपीएस वात्सल्य को फिलहाल या एनपीएस को ही मेरे ख्याल से इस तरह के प्रोडक्ट को गोल बेस्ड प्लानिंग, हालांकि आपको करना है निवेश तो आप कर सकते हैं, आपके पास पैसे निकालने का प्रावधान भी है, लेकिन पंकज जी आपका पहला विकल्प नहीं होना चाहिए। लेकिन इस गोल को तय करने के पीछे भी एक कैलकुलेशन होती है जो आपको कंसिडर कर लेनी चाहिए, वो कैलकुलेशन क्या है? देखिए, पहली बात तो बिल्कुल सहमत हूँ अनिल जी से कि ये एक रिटायरमेंट प्रोडक्ट है, पेंशन प्रोडक्ट है, तो इसे बच्चों की एजुकेशन के लिए यूज़ ना करें। हाँ, जैसा अभी सुमित जी ने कहा कि 25% तक विड्रॉ किया जा सकता है, तो वो ज़रूरत पड़ने पर, वो बच्चों के एजुकेशन भी है, दूसरे कारण भी हो सकते हैं, मजबूरी में आपको विड्रॉ करना पड़ रहा है, तब ठीक है। लेकिन एजुकेशन के लिए आपको दूसरे प्रोडक्ट जहाँ पर आसानी से पैसा निकाला जा सके और अच्छा रिटर्न्स बन सके, वहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए। आपने पूछा कि कितना पैसा, अब देखिए भविष्य में कितना पैसा लगेगा ये तो पता नहीं होता कि बच्चा किस तरह की एजुकेशन लेगा, अलग अलग एजुकेशन की कॉस्ट अलग अलग होती है, बट एज अ पेरेंट्स अक्सर डॉक्टर और इंजीनियर के लिए कितना खर्चा होता है उसके हिसाब से प्लानिंग करते हैं। तो अगर मैं मान के चलूं कि आज की तारीख में कम से कम 30 लाख रुपया आपको लगेगा किस तरह की एजुकेशन के लिए, 50 लाख लगेगा, तो कितने साल के बाद में वो पैसा लगने वाला है। अगर आप सोचते हैं कि एजुकेशन में इन्फ्लेशन ज़्यादा होता है, 10% मान के चलते हैं, तो 7 साल में डबल हो जाएगा। तो आज अगर 50 लाख चाहिए तो 7 साल के बाद में 1 करोड़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए इस हिसाब से आप पहले तय कर लीजिए कितना पैसा आपको ज़रूरत पड़ने वाली है, और उसके हिसाब से मेरे हिसाब से म्यूचुअल फंड में जो एसआईपी है वो बहुत ही अच्छा जरिया है, क्योंकि आपके पास अलग अलग तरह के फंड्स की चॉइस है, अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं, और इक्विटी में एलोकेशन जरूर रखना चाहिए क्योंकि बेहतर रिटर्न्स की उम्मीद होती है। एसआईपी करिए, समय के साथ में अमाउंट को बढ़ाते रहिए, और एक सिंपल कैलकुलेशन करूं अगर मैं, तो 12% के हिसाब से यदि 1 करोड़ रुपया जुटाना हो, तो यदि आप 10,000 रुपया महीना निवेश करते हैं तो 20 साल में 1 करोड़ रुपया बन जाता है। अगर 15 साल हो तो 20,000 रुपया करना पड़ेगा 15 साल में पूरा करने के लिए। बट जैसा मैंने कहा कि स्टेप अप मेथड अपना सकते हैं, हर साल बढ़ा सकते हैं, तो आपको 10,000 या 20,000 से भी शुरुआत ना करें, उससे आधे पैसे से करेंगे, पर हर साल 10% से बढ़ाते रहेंगे तो भी वो अचीव कर सकते हैं। और फिर हम देख रहे हैं कि आजकल जिस हिसाब से रिटर्न मिल रहे हैं इक्विटी में, तो 12% क्यों थोड़े ज़्यादा मिल गए तो और भी आसान हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से आप एनपीएस में जरूर इन्वेस्टमेंट कीजिए, वात्सल्य स्कीम में जरूर कीजिए, बच्चों को फाइनेंशियल एजुकेशन की इंपॉर्टेंस सिखाने के लिए, लेकिन उसे थोड़ा पैसा इन्वेस्ट कीजिए, 18 ईयर्स के बाद वो एनपीएस में कन्वर्ट हो जाएगा, और बच्चों की एजुकेशन की जो प्लानिंग है वो आप म्यूचुअल फंड जैसे प्रोडक्ट से करेंगे तो बेहतर होगा। चलिए, काफ़ी विस्तार से आपने पूरी बात और लक्ष्य को समझाया, और मेरे पास इस पूरे महाकुंभ में अब कुछ चंद ही पल बचे हैं, और एक लास्ट राउंड क्वेश्चंस का मैं करना चाहती हूं। और क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो हैशटैग है एनपीएस ज़रूरी है, इस हैशटैग के ज़रिए एनपीएस के ये प्रोडक्ट के साथ होता है, तो अब सबसे यही सवाल होगा कि आप सभी के मुताबिक एनपीएस क्यों ज़रूरी है। प्रांजल, आपके पास आऊँगी, क्या कहेंगे आप? क्योंकि उसके बिना डिसिप्लिन आ नहीं पाएगा। हम हमेशा क्या करते हैं कि हमारे शॉर्ट टर्म गोल्स को प्रायोरिटाइज करते हैं और हमेशा ये सोचते हैं कि अभी तो रिटायरमेंट दूर है, और हम जितना सोचते हैं उससे जल्दी रिटायरमेंट पास आता है, और सडनली जब 5 या 10 साल बचते हैं हमें रियलाइज होता है अरे नहीं, मैं जिंदगी के खर्चों में रिटायरमेंट तो भूल ही गया। इसीलिए ऐसा आपके साथ ना हो। इनफैक्ट मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें ये था कि 90% इंडियंस ये फील करते हैं कि उनके पास रिटायरमेंट के लिए इनफ फंड्स नहीं है, तो आप उन 90% में ना हो, इसीलिए एनपीएस जरूरी है। बिल्कुल। सुमित, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही बात है कि एनपीएस ऐसा प्रोडक्ट है जो कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते रहेंगे तो आपको एक डिग्निफाइड लाइफ मिलेगी, आप अपने बच्चों पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, किसी और पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, तो इसलिए एनपीएस जरूरी है। अनिल जी? मैं थोड़ा अलग से एक बात बताऊंगा। एनपीएस अच्छा। जरूरी है क्योंकि मैंने अमिताभ बच्चन जी का एक मूवी देखा था, हाँ। जिसमें उन्होंने जैसे एग्जाम्पल बताया कि उनके ओल्ड एज में उनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी के हिसाब से, जी, बागबान मूवी था, तो मैं तो वो देख के ही
एनपीएस के लिए सबसे ज़्यादा मोटिवेट हो गया था। अच्छा। तो बागबान मीन्स एनपीएस ज़रूरी है। बिल्कुल। पंकज जी। कविता, देखिए रिटायरमेंट प्लानिंग जरूरी है। हाँ। और उसके लिए एनपीएस इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें आपको एक ही प्रोडक्ट में प्रॉपर एसेट एलोकेशन मिलता है, इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। तो एक प्रोडक्ट के जरिए आप अच्छे रिटर्न्स की उम्मीद कर सकते हैं और रिस्क को भी मैनेज करते हुए चल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से रिटायरमेंट के लिए एनपीएस एक बेहतरीन प्रोडक्ट है। चलिए, इसी के साथ इस चर्चा को यहीं समेटते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला और इतनी आसान भाषा में तमाम बारीकियां एनपीएस को लेकर दर्शकों को समझाई। और दर्शकों का भी हम शुक्रिया यहाँ पे करना चाहेंगे क्योंकि एनपीएस महाकुंभ उन्होंने देखा। हम बस उम्मीद यही करते हैं कि रिटायरमेंट जैसा लक्ष्य जिसको आप किसी भी सूरत में डिले नहीं कर सकते हैं, इस पर विलंब नहीं कर सकते, इसको टाल नहीं सकते हैं, जितना जल्दी हो सके इसकी प्लानिंग की शुरुआत करें। एनपीएस एक बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए और पेंशन प्लानिंग के लिए। और इस महाकुंभ में अब इजाजत दें, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ ही।